आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सैलानियों के सामने बाघों की अटखेलियों की भी। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले की चल रही तैयारियों के बीच संगम की रेती पर साधु संत और कल्पवासियों का आना भी शुरू हो गया है। पूजा पंडाल की तर्ज पर यहाँ मठ के भव्य द्वारों को यहाँ आकार दिया जा रहा है। साथ ही मंदिर, अखाड़े, महंतों और महामंडलेश्वरों के शिविर भी स्थापित हो रहे हैं। 3 जनवरी से शुरू हो रहे 2026 के प्रयागराज माघ मेला को महामाघ मेला का नाम दिया जा रहा है और उसी तरह की तैयारी भी प्रयागराज के संगम की रेती पर चल रहा है। साधु संतों और कल्पवासियों के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। इस मेले को लेकर पांटून ब्रिज, नावों और साधु संतों के शिविर भी भगवा रंग से चमक रहे हैं। बाघों की अटखेलियां और सैलानियों की भीड़, ये नजारा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व का। वैसे तो यहाँ देश विदेश से पर्यटक हर समय दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन दिनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व सैलानियों से ज्यादा ही गुलजार है। पर्यटन के लिहाज से दिसंबर और जनवरी का महीना यहाँ के लिए पीक सीजन माना जाता है। दिसंबर में शीतकालीन छुट्टियों के साथ ही नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं, जिसके चलते वन विभाग दिसंबर माह से पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम कर लेता है। यहाँ की ऑनलाइन बुकिंग करीब 2 महीने के लिए पूरी तरह से फुल चल रही है। यहाँ पहुँच रहे सैलानी बाघों की तरह तरह की गतिविधियों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व की है, जहां से एक बाघिन को वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर से राजस्थान ले जाया गया। जीन पूल सुधारने के लिहाज से देश में पहली बार हेलीकॉप्टर से इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन पूरा हुआ। इसको लेकर पिछले 24 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। पेंच टाइगर रिजर्व की 3 साल की PN224 बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ने के लिए ले जाया गया। दरअसल राजस्थान में करीब करीब सभी बाघ एक ही जीन पूल के हैं, इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व से अलग जीन पूल की बाघिन को राजस्थान ले जाया गया है ताकि बाघों की आने वाली नस्ल स्वस्थ हो। बाघिन को ट्रेस करके ट्रैंक्विलाइज किया गया और फिर वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर से राजस्थान ले जाया गया। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील में इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी सुसज्जित नावों से घूमने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा और रामसर साइट में शामिल मीठी जल का झील है। दरअसल कांवर झील में ठंड के मौसम में विदेशी पक्षी आते हैं, पर्यटक यहाँ घूमने भी पहुँचते हैं। इस बार सैलानियों को लुभाने के लिए स्थानीय नाविकों ने खासतौर से नाव को सुसज्जित कर आकर्षक बनाया है, जो सैलानियों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। करीब 6200 एकड़ में फैले इस कांवर झील में सुसज्जित नावों से सैलानी कांवर क्षेत्र में घूमकर यहाँ के मनोरम दृश्यों का आनंद उठा रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल भी चल रहा है। सर्द मौसम और धुंध के बीच जवानों के कदमताल से देश की राजधानी दिल्ली का कर्तव्य पथ गूंज उठता है। जवान पूरे जोश के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर भारत के फेफड़े अरावली की। देश में अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए एक नई बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने कहा है कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को जंगल के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इस आदेश के सामने आते ही पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि सिर्फ 0.19% क्षेत्र में सीमित खनन संभव है और NCR में खनन पूरी तरह से बंद है। अरावली पहाड़ियां वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली से गुजरात तक फैली है और उत्तर भारत को रेगिस्तान से बचाती है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की कतार नहीं है, बल्कि ये रेत और धूल को दिल्ली तक आने से रोकती है, जो जहरीली हवा को थामती है और जो जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखती है। यही पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोकती है। यही जंगल और पहाड़ दिल्ली NCR की हवा को कुछ हद तक साफ रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अवैध खनन, जंगलों की कटाई और तेज निर्माण ने अरावली को गहरी चोट पहुंचाई है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सोहना इलाके में मौजूद हूं और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं,
ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की है, जिसकी ऊंचाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि 100 मीटर से नीचे की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को पर्वत नहीं माना जाएगा, यानी वहां पे किसी तरह की कंस्ट्रक्शन बैन नहीं होगी, उस पूरे इलाके को संरक्षित इलाके से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि अब इस फैसले के विरोध में पुनर्विचार याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी 2026 को होनी तय हुई है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि जिस ऊंचाई की बात की जा रही है, उस अरावली के सीने पर किस तरह से माइनिंग माफियाओं की नजर पड़ी, और आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर अरावली को बीचों बीच चीर दिया गया है माइनिंग माफियाओं के द्वारा। ये तत्कालीन सरकारों के टेन्योर में भी हुआ और मौजूदा सरकार के वक्त में भी हुआ कि कैसे गुरुग्राम से सटे बिल्कुल इलाके में बड़े तौर पर माइनिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर नई परिभाषा को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अरावली पर उठते सवालों को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अरावली रेंज में खनन गतिविधि केवल 0.19% क्षेत्र में ही हो पाएगी, जो 1% से भी कम है। पहला तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एक लंबे समय से ग्रीन अरावली वॉल के लिए कार्य कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबे समय से पिटीशन चल रही है। अरावली रेंज जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों में फैली हुई है। लगभग 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है और इस पर्वत श्रृंखलाओं में गांव भी है, कृषि भूमि भी है, शहर भी है, इंडस्ट्रियल बस्तियां भी हैं, रामसर साइट्स भी हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है और हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हरी भरी रहनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें एक प्रोटेक्शन के मानक भी तय होने चाहिए और हमने ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट भी चलाया। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे 90% अरावली खनन और निर्माण के लिए खुल जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। यहीं से डर पैदा होता है कि कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे धीरे खोखली न हो जाए। समस्या ये है कि अरावली के पहाड़ जो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक फैले हैं, उन पहाड़ों की वजह से डिजर्टिफिकेशन हमारा इन इलाकों का रुकता है। दूसरा जो पानी है उनका भी स्रोत ये अरावली के पहाड़ है इस इलाके में, नहीं तो ये सारे इलाका जो है रेगिस्तान बन जाएगा। ये किसी तरह भी इस 100 मीटर का जो फैसला है कि 100 मीटर तक पहाड़ नहीं कंसिडर किए जाएंगे, मतलब कि माइनिंग अलाउ कर दी जाएगी, इस फैसले को तुरंत रोका जाना चाहिए। तो खतरा फैसले में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल में है। अगर जमीनी रिकॉर्ड बदले गए, पर्यावरण आकलन को नजरअंदाज किया गया और विकास के नाम पर ढील दी गई, तो असर साफ होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली, भूजल और नीचे, गर्मी और ज्यादा बेरहम होगी। एयर क्वालिटी है वो आप देख ही रहे हैं दिल्ली में क्या हालत है, और दिल्ली की ही क्या बात करें, हम अपने यहाँ मनाली में, कुल्लू में देख रहे हैं, यहाँ AQI जो है 100-150 तक पहुंच रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें गंभीरता से इन प्रश्नों को देखना चाहिए और सिर्फ
व्यापार के नजरिए से मत देखिए चीजों को। ये जो दोहन का, अब ये जो हम लोग फिर हिमाचल प्रदेश वाले खासकर कुल्लू मनाली की घाटी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अभी और ज्यादा परियोजनाएं हो सकता है। 4 लेन तो हमारे लिए परमानेंट डिजास्टर हो ही गया। दरअसल अरावली का फैलाव गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। हरियाणा और राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है, जो अब तक संरक्षण प्राप्त कर रहा था। लेकिन इस फैसले के बाद इन पर असर पड़ सकता है। अब अरावली से जुड़ी कुछ बातों को समझ लेते हैं, जिससे इसे समझने में और आसानी होगी। अरावली का दक्षिण पश्चिमी सिरा गुजरात के पालनपुर के पास है, जहां ये माउंट आबू से जुड़ती है। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा 80% फैला है, जो 13 जिलों को कवर करता है। राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। हरियाणा में अरावली गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में फैली है, जहां ये दिल्ली एनसीआर की धूल बैरियर का काम करती है। अरावली का उत्तरी सिरा दिल्ली में रायसीना हिल तक पहुंचता है, जहां ये अलग अलग रिज के रूप में मौजूद है। कुल मिलाकर अरावली 4 राज्यों के 29 जिलों के बफर जोन में फैली मानी जाती है, जिसमें संरक्षण के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है। ये कई नदियों की उत्पत्ति का स्रोत है, जो जल संरक्षण में मदद करती है। वर्तमान में अरावली खनन और शहरीकरण के कारण खतरे में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सेव अरावली अभियान से इसकी सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब सवाल है कि अरावली बचेगी या कटेगी। ये अब कोर्ट से ज्यादा नीति और नियत पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चमोली के रामनगर में और खीरो गांव में ग्रामीणों ने एकजुट होकर लिया शराबबंदी का फैसला। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई इस चादर को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लेकर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पीएम मोदी का संदेश भी पढ़ा। अजमेर दरगाह का उर्स सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस मौके पर किरण रिजिजू ने बताया कि दरगाह के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जल्द ही यहाँ मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। यूपी के प्रयागराज में होने जा रहे माघ मेले को लेकर बिजली विभाग ने इस बार खास तैयारियां की है। इस बार मेले में बिजली विभाग की ओर से लगाए गए बिजली के खंभों में एक QR कोड लगाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु इस QR कोड को स्कैन करके मेले में अपनी लोकेशन का पता लगा सके और बिजली से जुड़ी समस्याओं को सीधे विभाग में दर्ज करा सके। विभाग के मुताबिक QR कोड के जरिए दर्ज होने वाले शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा, ताकि माघ मेला क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के बिजली की सुविधा लोगों को मिलती रहे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक स्कूली छात्र आर्किन सोनी ने एक ऐसा एयर फिल्टर तैयार किया है जो सस्ता भी है और असरदार भी। आर्किन 12वीं में पढ़ते हैं। इन्होंने जो एयर फिल्टर बनाया है उसका नाम रखा है फिल्ट एयर। इस एयर फिल्टर को बेहद आसानी से मिलने वाली चीजों से तैयार किया जाता है। आर्किन की माने तो पूरा सिस्टम करीब 2500 रुपए में तैयार हो जाता है और इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। आर्किन का दावा है कि उनके फिल्ट एयर के जरिए कमरे की हवा 90% तक साफ हो जाती है और अगर इसे क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाए तो करीब 50% तक हवा साफ हो जाती है। चमोली के लामबगड़ और खीरो गांव में अब शादी ब्याह हो या कोई और समारोह, लोग शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। न ही दुकानों में शराब बिकेगी और न ही यहाँ चरस की खेती होगी। किसी भी समारोह में शराब परोसने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। खास बात यह है कि शराबबंदी का ये फैसला खुद इन गाँव के लोगों ने मिलकर लिया है। पुलिस की मौजूदगी में गाँव वालों ने शराबबंदी पर लिखित प्रस्ताव पारित किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान मीना चौहान ने सभी ग्रामीणों को शराबबंदी को लेकर शपथ भी दिलाई। खीरों और लामबगड़ गांव बद्रीनाथ धाम से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी और भीषण ठंड के बीच भी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान जारी है। भारी बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता दूर दराज और दुर्गम बस्तियों तक पहुंच रही हैं और कठिन इलाकों को पार करते हुए टीके पहुंचा रही हैं, ताकि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा टीका लगवाए बिना न रह जाए। बांदीपोरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक बांदीपोरा में लगभग 86% हिस्सा इस अभियान के तहत कवर किया जा चुका है। दुर्गम इलाकों में कल शाम तक 35% टीकाकरण हो चुका है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। कश्मीर घाटी ठंड और बर्फबारी के आगोश में समा गई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक, शोपिया से लेकर सोलन तक बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ों पर प्रकृति की इस खूबसूरती को निहारने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि प्रकृति के श्वेत श्रृंगार ने नए साल के उत्सव में अभी से रंग भरना शुरू कर दिया है। जन्नत की घाटी में आसमान से बर्फ बरस रही है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच कुदरत ने अपना सफेद करिश्मा बिखेर दिया है। घाटी के ऊंचे इलाकों समेत मैदानी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस ताजा बर्फबारी ने पूरी कश्मीर घाटी को चांदी जैसी सफेद चादर से ढक दिया है। इस बर्फबारी की वजह से वादियां, पेड़, रास्ते सब बर्फ की आगोश में हैं। यानी चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक, लेह से लेकर लद्दाख तक इस बर्फबारी ने सूनी पड़ी वादियों की खूबसूरती लौटा दी है। कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख शुरू कर दिया है। ये तस्वीर कश्मीर के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में एक गुलमर्ग की है, जहां बड़ी संख्या में सैलानी अपने परिवार और दोस्तों के साथ बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे हैं। गुलमर्ग को धरती पे स्वर्ग कहा जाता है। हर मौसम, हर सीजन की अपनी खूबसूरती है, लेकिन सर्दी यानी कि विंटर टूरिज्म की जब बात होती है तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है। क्यों? वो मेरे आसपास आप देख सकते हैं। सीजन का पहला हेवी स्नोफॉल हुआ है और जो पर्यटक हैं उनमें उत्साह देखने से बनता है। और अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल साफ था। आप ये पूरी जो घाटी है, जो वैली है, वो देख सकते थे गुलमर्ग की, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हल्की हल्की बर्फ शुरू हुई है और उसके आसपास मिस्ट, फॉग, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बॉलीवुड का मूवी सेट है। स्मोक गन्स जो है चल रही हैं, लेकिन ये कुदरत की स्मोक गन्स हैं और एक कुदरत का कैनवस है। तो गुलमर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत, भारी बर्फबारी। कलकत्ता से आए हैं, तो कलकत्ता में क्या मौसम था अभी? वहाँ कम ही था। वहाँ तो ठंड नहीं उतनी है। नहीं, उतनी नहीं। पहली बार बर्फ देख रहे हैं? हाँ, ये पहली आया, बहुत एक्साइटेड। बर्फ पहली बार या सेकंड? ये फर्स्ट टाइम पे है। जी जी। तो ये बताइए, बर्फ का एक्सपीरियंस बताइए। लकी हैं आप, जब आ पाए तो बर्फबारी। मैं प्रे कर रही थी, मैंने वैष्णो देवी दर्शन करा तो मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज जब मैं जाऊँ तो बर्फबारी हो जाए, और आज अपनी आंखों से मैं लाइव देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में आसमान से रुई की तरह बर्फ के फाहे और बर्फबारी के बीच कोहरे का डेरा, जो माहौल को किसी मूवी सेट से कम नहीं दर्शा रहा। घाटी में हिमकाल का आगाज करती गुलमर्ग की तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। मूवी का सेट लग रहा है, जहां स्मोक गन चल रही है और उसके बीच में शायद कोई सीन शूट हो रहा है, लेकिन ये नेचर का कैनवस है, ये नेचर की स्मोक गन है। और आसपास हालांकि अभी दिखेगा नहीं, लेकिन जरूर हम यहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भेजेंगे जब ये साफ जो है धुंध हो जाएगी और आसपास जो पहाड़ है, जो ट्री लाइन है, ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने स्ट्रोक्स ब्रश चलाया हो। गुलमर्ग ही नहीं, सोनमर्ग में भी बर्फ का ही कब्जा है। इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ साथ उन लोगों को खुश कर दिया है जो सोनमर्ग घूमने गए हैं। सैलानियों में गजब का उत्साह है। सोनमर्ग में कई रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जमी है। सोनमर्ग का सुंदर दृश्य मनमोहक है। लेह लद्दाख भी बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन जोरदार बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। रात और दिन रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आवाजाही प्रभावित न हो। हालांकि बावजूद इसके जो सैलानी अपनी गाड़ियों से पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, उन्हें फिसलन भरी सड़कें और बर्फ से ढके रास्ते मिल रहे हैं। इन हालात में ऐसे लोगों की मदद पुलिस वाले, बीआरओ और दूसरी एजेंसियां कर रही हैं। हालात को देखते हुए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि केवल 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां और टायर चेन वाली गाड़ियों को ही आगे की ओर जाने दिया जाए। हालांकि श्रीनगर में अभी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार है। बावजूद इसके यहाँ पड़ रही बेतहाशा ठंड स्थानीयों ही नहीं बल्कि सैलानियों का भी इम्तिहान ले रही है। फिर भी पर्यटक मानस में ठिठुरते श्रीनगर के इस मौसम का भी आनंद ले रहे हैं।
ये बर्फ पहाड़ों पर अब तुरंत नहीं पिघलेगी बल्कि कई दिन तक रहेगी। तो जाहिर है कि कश्मीर में पर्यटन का सीजन जो है, विंटर टूरिज्म, वो भी शुरू हो गया है और लोगों को उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और पर्यटन स्थलों पर और बर्फबारी होगी और कश्मीर में पर्यटन इस बर्फबारी का मजा लेंगे। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। लंबे वक्त से सूने पड़े पहाड़ अब बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगे हैं। ऐसे में लोग बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर लाहौल स्पीति के ग्राम्फू से आई है। लाहौल स्पीति के ग्राम्फू इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो अब शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोहतांग की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले से जो अब पूरे इलाके में जो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी अब भारी संख्या में इस जो मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पर्यटन व्यवसायी है, स्थानीय लोग हैं, इस बर्फबारी का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी भी जो बर्फबारी है वो ऊपरी इलाकों में हो रही है, तो अभी मनाली या फिर टनल की तरफ बर्फबारी नहीं है, तो यहीं पे अभी बर्फबारी का दौर है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज दिन भर जो इसी तरह की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में होती रही। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मस्त लग रहा है। पूरी टीम को लेकर आए, 40 बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, फरीदाबाद से आए हुए हैं। बहुत मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है, सब पूरी टीम को मजा आ रहा है। कैसा फील हो रहा है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है? फुल मजेदार, पैसा वसूल हो गया अपना। हम लोग ग्रुप में आए हैं लेकिन हम फुल ऑन मजे ले रहे हैं। उत्तराखंड भी इस बर्फोत्सव में शामिल हो चला है। हालांकि यहाँ भी उतनी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन बर्फ की उम्मीद में सैलानियों का तांता औली में लगने लगा है। न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसका अब धीरे धीरे यहाँ पे पर्यटकों की बढ़ती संख्या दिखाई दे रही है। हर कोई उत्साहित है। हालांकि बर्फ़ न होने से पर्यटक मायूस जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओली का जो माहौल है, एकदम साफ वातावरण, खासकर दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, इन जगहों से लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे एकदम साफ सुथरा मौसम है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में बर्फकाल का ये अभी आगाज है। आगे भी स्नोफॉल खूब होगा। ऐसे में इस प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए आप भी वादी कश्मीर की सैर पर निकल सकते हैं। चमोली से कमल नंद सिलोड़ी, लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा के साथ गुलमर्ग से मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 638 अंकों छलकर 85,567 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 206 अंकों पर चढ़ा। ये बढ़कर 26,172 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 1,685 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,38,200 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 10,400 रुपए उछली। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,14,500 रुपए के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 3 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 70 पैसे हो गई। अप्रिलिया की RS 457 बाइक में अब 3 और नए कलर मिलेंगे, आर्सेनिक येलो, स्नेक ब्लू और रेसिंग रेप्लिका। कंपनी ने हाल ही में इंडिया बाइक वीक 2025 में RS 457 सुपर स्पोर्ट्स के लिए 3 नए कलर स्कीम पेश किए हैं। नए रंगों में ये बाइक जनवरी में लॉन्च हो सकती है। न्यूज वेब के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पंजाब के पवित्र शहरों की। पंजाब सरकार ने राज्य के 3 पवित्र शहरों को लेकर बड़ा फैसला लागू कर दिया। पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर अमृतसर नगर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा दिया है। इसके साथ ही अब तीनों पवित्र शहरों में मांस, तंबाकू, शराब और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को एक वीडियो संदेश में फैसला लागू होने की जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि ये निर्णय इन स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले को प्रदेश के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, विनम्रता और जिम्मेदारी वाला अवसर बताया।
पिछले महीने गुरु तेग बहादुर की शहादत की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। सीएम मान ने कहा कि सिखों के 5 तख्त हैं, जिनमें से 3 श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा और तख्त श्री केशगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार इन तीनों पवित्र शहरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले इन शहरों में ई रिक्शा, मिनी बस और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं देने सहित सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। पंजाब में सिखों से जुड़े 3 पवित्र शहरों को लेकर लिए गए फैसले पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कहना चाहेंगे कि आज पंजाब सरकार ने पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, इस फैसले का हम काफ़ी स्वागत करते हैं। मैं अमृतसर शहर का रहने वाला हूं, मेरा नाम रोशन सिंह है। तो ये जो फैसला, इसकी जितनी भी हम तारीफ करें उतना कम है। देखिए, अनंतपुर साहब और तलवंडी साबो और अमृतसर हमारे तो सिख धर्म में जो हमारे 5 ये आपको आते तख्त साहब आते हैं, जिसमें 3 पंजाब में थे। तो इन तीनों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि इनको जो है पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए, पर पिछले समय में धार्मिक सरकारें भी रहीं, जो पंथक सरकारें रहीं, जिन्होंने धर्म के नाम पे भी वोट मांगी और दहाकतों के इन्होंने राज भी किया। बट ये जो फैसला था, ये काफ़ी जो जिसकी हम ये जितनी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि हमारे मित्र दोस्त भी आते थे ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से भी जो आते थे जो यहाँ घूमने, उनको हम दरबार साहब मत्था टिकाते थे, जो आपको गोल्डन टेम्पल, उसके बाद उनको ले जाते थे हम यहाँ वहाँ घुमाने के लिए मत्था टेकने के बाद। तो उनको लगता था वो हमेशा वो दुकानें जो थी वो सिगरेट बीड़ी तंबाकू की प्लस शराब की और जो दूसरी जो आपको मीट मांस की, तो वो उनकी आंखों में चुभती थी, यार ऐसे आपके शहर में ऐसा क्यों है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब कि बाहर से जो लोग आएंगे आस्था के साथ आते हैं यहाँ पर मत्था टेकने लोग, तो उनको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोजाना लाखों की गिनती में श्रद्धालु यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो वहाँ पे उसके गलियारा में दुकानें थी, ये शराब की दुकानें या मीट की दुकानें थी, वो बहुत ही मतलब खराब यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाते थे लोग। लेकिन ये पंजाब सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है और ये देखने को आया कि पिछले बहुत लंबे समय से ये मांग थी और पिछले कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और अमृतसर का निवासी होने के नाते और सिख धर्म को जो अनुयायी होने के नाते मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है। बड़े पुरानी मांग थी लोगों की, जो शहर के अंदर जो मांस मीट की तंबाकू की दुकानें थी गलियारे के अंदर, जो बैड इंप्रेशन था, जो टूरिस्ट आता था तो वो, क्योंकि ये हरमंदिर साहब को माथा टेकने आता है तो वो श्रद्धा भाव से आता है वहाँ पे, तो ये कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, तो लोग के जो अपने बाव लेके आते थे उनको ये मीट शराब तंबाकू की दुकानें देख के अच्छा नहीं लगता था। तो बहुत अच्छा फैसला पंजाब सरकार का, हम इसका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का, जिन्होंने यह बहुत ही हमारी जो पुरानी मांग थी वो पूरी की है, क्योंकि यह नगरी तो पहले ही पवित्र है, क्योंकि गुरुओं पीरों की जहाँ पर चरण पड़ जाए वो पवित्र ही होती है धरती। लेकिन जो अब क्या था कि जो सरकारी फरमान हमें चाहिए था एक, क्योंकि इस शहर के बीचों बीच जो है ना मीट की, शराब की और तंबाकू की जो दुकानें थी वो भी खुल चुकी थी। यह सिर्फ एक सरकारी जो फरमान के जरिए ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, और जब यहाँ कोई तंबाकू का सेवन करता है, लिकर का सेवन करता है, मीट का सेवन करता है, तो आसपास का माहौल गंदगी नुमा हो जाता है। इससे गंदगी भी फैलती है, बीमारी भी फैलती है। आप जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पर भी बहुत बड़ी बीमारी फैलने का कारण ये भी बनता था कि लोग तंबाकू खा के जगह जगह पर थूक देते थे। अब इस चीज़ों को बैन करने के बाद यहाँ की सैंक्टिटी, यहाँ की प्योरिटी के बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। ऐसी ही काबिलियत दिखाई है बिहार के मुजफ्फरपुर की एक महिला ने, जिसने 13 साल की उम्र से एक काम पर अपना पूरा फोकस किया, फिर संघर्ष और मेहनत के दम पर मुकाम हासिल कर मिसाल बन गई। आज वो अपनी ही ब्रांड नेम से कारोबार कर रही है। उनकी इस उपलब्धि को NCERT की किताब में भी जगह मिली। ये है बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनीता, जिनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और हौसले की मिसाल है।
अनीता के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लिहाजा महज 13 साल की उम्र में इन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में जब कुछ दिक्कत महसूस हुई तो इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय से बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली और फिर अपने काम को आगे बढ़ाती चली गयी। लेकिन अनीता ने मधुमक्खी पालन का काम शुरू कैसे किया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। 13 साल की बच्ची गांव में आए मधुपालकों से 2 बक्सा लेती है और इसके बाद अनीता ब्रांड बन जाती है। उसी अनीता की कहानी आपको हम आज बताने जा रहे हैं, जिसके गांव में मधुपालक आते थे, लीची की बगान में मधु पालन करके शहद निकालते थे और छोटी बच्ची जाती थी खेलने और देखती थी तो उन मधुपालकों से 2 बक्सा मांगी। इसके बाद संघर्ष की कहानी शुरू हुई। पिता दूसरे के घरों में मजदूरी करते थे, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। 3 भाई बहनों में अनीता सबसे बड़ी थी, लिहाजा इन्होंने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। मुजफ्फरपुर के अपने पटियासा गांव में साल 2002 में मधुमक्खी पालकों से लिए गए 2 बक्सों से इन्होंने अपना काम शुरू किया और आज इन बक्सों की संख्या 500 तक पहुंचा चुकी है। और उस समय जो हमारी आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, यहाँ तक कि हमको पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, बट ट्यूशन पढ़ाती थी और पढ़ाई करती थी और उसी पैसे बचा के जो रखी थी उससे हमने 2 बक्से खरीदे थे और 2 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 100 और हमारे पास 500 बी बॉक्स है। महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आ सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती है। जब मैं शुरू की थी तो लोग मुझे बहुत तरह की बात करते थे, लड़की है क्या करेगी, तो पढ़ाई करती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं। पहले घर के पास ही गांव के लीची बाग से निकलकर दूसरे राज्यों के जामुन, सरसों, तुलसी और घने जंगलों तक मधुमक्खियों के बॉक्स लगाकर अनीता अलग अलग किस्म का शहद तैयार कर रही हैं। हनी गर्ल के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए अनीता अब अपने नाम से शहद का कारोबार कर रही हैं। अभी हमारे पास 4 प्रकार के शहद है, जो लीची है, तुलसी है, मस्टर्ड है और जामुन का है। क्या कीमत अनीताज हनी की क्या कीमत है सभी प्रकार की लीची? सर ये देखिए, ये लीची हनी है, तो ये अभी हम ब्रांडिंग पैकिंग करने के बाद जो है अब इसको हम 300 से 400 रेट में बेचते हैं। इसी तरह से जामुन का जो शहद है, ये जामुन का शहद है, ये रॉ हनी है और पूरा ऑर्गेनिक हनी है, इसको भी मैं 300 से 400 रेट में बेचती हूँ। और ये तुलसी हनी है, ये भी तुलसी हनी है, ये जो बहुत ही सर्दी खांसी में बहुत मतलब शहद है, एक आयुर्वेदिक है और बहुत ही फायदा होता है, और इसका भी रेट वही है कि मैं 400 रुपए केजी तक इसको बेचती हूँ। आज अनीता अपने साथ कुछ लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। अपने घर पर हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर ये अनीताज ब्रांड के नाम से शहद का कारोबार कर रही हैं। मधुमक्खी पालन से लेकर शहद के कारोबार करने को लेकर अनीता की चर्चा प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर और यूनिसेफ तक होने लगी। इस हनी गर्ल ने संघर्ष से लेकर कामयाबी तक का जो सफर तय किया है, उसे NCERT की 4th क्लास की अंग्रेजी की किताब में भी जगह दी गई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विशाखापट्टनम में भक्ति भाव में लीन दिखी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में खेलती नजर आएंगे। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें गिल के अलावा अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं। पंजाब अपने अभियान की शुरुआत 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ करेगा। गिल को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली है, ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का बड़ा मौका है। भारतीय घरेलू क्रिकेट की वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है। इस बार ये टूर्नामेंट खासतौर से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर को लेकर चर्चा में है, जो इस बार इसमें खेलते नजर आएंगे। रोहित 7 साल बाद तो विराट 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरने वाले हैं। टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके दोनों खिलाड़ी अलग अलग टीम से खेलेंगे। रोहित मुंबई तो विराट दिल्ली की टीम से टूर्नामेंट में दिखेंगे। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में जीत से आगाज करने के बाद और दूसरे मैच से पहले भारत की महिला क्रिकेट टीम विशाखापट्टनम के श्री वारा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंची। यहाँ सभी खिलाड़ी दर्शन पूजन करने के साथ पूरे भक्तिभाव में नजर आए। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली सीरीज खेल रही है। रविवार को श्रीलंका के खिलाफ 5 T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीतने के बाद 23 दिसंबर यानी कल दूसरा मैच भी विशाखापट्टनम में ही खेला जाना है। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।